नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ केशव कश्यप। बिहार हमेशा से प्रतिभाओं का प्रदेश रहा है, चाहे वो खेल का मैदान हो, राजनीति का रण क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस की बात करते हैं या फिर साहित्य की बात करते हैं। हमेशा बिहार ने कुछ न कुछ दिया ही है। ऐसे में बिहार की प्रतिभा हमारे देश स्तर पर और विदेश स्तर तक पहुंचती रहती है। ऐसे में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है माधव, प्रत्युष माधव, जो पेशे से एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इनकी रुचि साहित्य की तरफ, इंजीनियरिंग करते करते साहित्य की तरफ इनका झुकाव हुआ और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। पुस्तक भी ऐसी जो छात्र जीवन से ही प्रारंभ होती है, वह समाज के आईने को प्रदर्शित करता है। जी हां, पुस्तक इनकी है लव स्टॉक, जो प्रेम कथा पर आधारित है। इस पुस्तक के बारे में हम विशेष इन्हीं से जानेंगे, इनके परिचय के बारे में, इनके साहित्य में रुचि के बारे में, इन सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आपका स्वागत है प्रत्युष जी हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं प्रत्युष एक मामूली सा इंसान हूँ जो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना पढ़ाई प्रारंभ करने के बाद ये राइटर बनने का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। मैं साइंस का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, पर ये बात उस समय की है 8th या 9th में, जब मैं मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया था उस टाइम की, जब मेरे उम्र के बच्चे लोग खेल कूद कर रहे थे या आपस में ट्रिप जा रहे थे या घूम रहे थे। मैं उस समय पुस्तक की दुनिया में खो चुका था। मैं कभी दिनकर को पढ़ता, कभी निराला को पढ़ता, कभी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता, कभी जॉन एलिया के किसी शायरो शायरी पर मैं परेशान हो जाता कि कैसा फिलोसफर बंदा हमारे देश में था, अमरोहा के थे वो। और इन सब पे पढ़ते 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 एक साहित्य ने मुझे अपने तरफ खींचना शुरू किया। जब मैं एक कविता पढ़ लेता था तो मैं कितना भी थका हूँ, मुझे एक रिलैक्सेशन टाइप फील होता था। तो मैं सोचा क्यों ना एक साहित्य की दुनिया में ही जाया जाए, ये तो बुरी दुनिया भी नहीं है और इससे आगे की नस्लों को भी हम कुछ नसीहत दे सकते हैं। इसलिए मैं साहित्य का क्षेत्र जो आज समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या फिर राजनीति में उतरना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच इन सबसे अलग हटकर एक साहित्य की तरफ झुका हुआ। साहित्य, क्या आपका पारिवारिक जीवन या आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं साहित्य से आता है? साहित्य से तो कहीं पारिवारिक मेरा बैकग्राउंड नहीं आता है, पर मेरे पिताजी काफी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, मेरी माता काफी अध्ययनशील नारी है। मेरे दादाजी उस जमाने में सैकड़ों किताब पढ़ गए होंगे और मेरे जो परदादा थे, दादा के पिताजी, वो BHU से रिटर्न थे। वो BHU में उन्हें ग्रेजुएशन किया था संस्कृत में। तो मूल रूप से किसी ने साहित्य पर काम नहीं किया, पर साहित्य सबके साथ साहित्य रही है। तो ये तो जेनेटिक ट्रांसफर है। थोड़ा सा मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड ना होते हुए भी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परिवार से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो एक मतलब इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कहा जाता है कि इंजीनियरिंग मामूली जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती है, तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए कितना फोकस कर पाते हैं साहित्य की तरफ? मैं साहित्य के तरफ ही फोकस कर पाता था। ये तो आपके लिए काफी ज्यादा टफ होता होगा। जी, काफी टफ था। वो जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। हर डर के आगे जीत होता है। और मुझे भी लगता था कि क्या मैं साहित्य में जाऊंगा तो मेरे पापा मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना खर्च किया है साइंस पे, इंजीनियरिंग पे। बट सब समय का जायचा है, कुंडली का फेर है, और होते होते मैं आज साहित्यकार बन गया। आपके सामने मेरी किताब आ रही है अगले 2 मंथ। अच्छा, मैं इस पुस्तक पे जरा जो है सो ये आपका ध्यान लेना चाहता हूं कि ये पुस्तक आप लिखने की जो आपके अंदर जो कल्पना जो डेवलप हुई थी, वह किसी ऐसे पात्र को देखकर हुई थी या एक कथाकार जो होता है, एक राइटर जो होता है, उसकी सोच होती है? हर फिक्शन राइटर एक झूठ बोलता है कि ये मेरी कहानी नहीं। हर फिक्शन राइटर एक झूठ बोलता है कि ये मेरी कहानी नहीं है। अब इसी से आप पकड़ सकते हैं, मैंने आपको सारा बात कह दिया है इस एक लाइन में। बट फिर भी मैं भी एक साहित्यकार हूँ, मुझे भी ये झूठ बोल लेने दीजिए कि देखिए, जब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक हम लिखेंगे नहीं। प्रेरणा तो जरूरी है, बट वो 100% वही प्रेरणा को मैंने किताब में उतारा है, ये भी कहना गलत होगा।
इसलिए आई टेल इट इज अ फिक्शन स्टोरी, ये फिक्शन स्टोरी। मैं पुस्तक पे आता हूँ, पुस्तक में आपने किन चीजों का समावेश किया है और इसके जो पात्र हैं, जो कलाकार हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। लड़का जो है सो उत्तर भारत का है, हिंदी भाषा भाषी है। लड़की जो है दक्षिण भारत की है, कन्नड़ा भाषी है। और मैंने वहां दिखाया है कि आप कर्नाटक के भूमि में जन्मे हैं, एक लड़की हैं, आपको हिंदी नहीं आती है, फिर भी आप भारतीय ही हैं। मैं हिंदी बोलता हूँ, अब मुझे आपकी संस्कृति, आपका भाषा पता नहीं है, लेकिन मुझे भी आपके भाषा, आपके संस्कृति के प्रति उतना ही इज्जत, उतना ही लगाव है, क्योंकि हम एक ही तिरंगा को सम्मान करते हैं, एक ही झंडे को सलाम करते हैं, जो है हमारा तिरंगा। ये तो हमारे देश की कानून भी कहती है कि भारत का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जो स्त्री और पुरुष है, सब आपस में एक है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो यूनिटी ऑफ जो कंट्री हम लोग कहते हैं कि हमारी यूनिटी को दर्शाने वाली जो है सो कहानी इसमें जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का थीम लेकर मैं लिखा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं, चाहे हमारी बोली, भाषाएं, हमारी रहन सहन, हमारी धर्म अलग हो, बट वी आर वन, वी आर इंडियन। अच्छा, ये पुस्तक लिखते हुए आपके दिमाग में कभी ये चीज आई कि हम जो पुस्तक लिख रहे हैं, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी जरूर आया। अगर वो गैर जिम्मेदार लेखक है जिससे ये सोच नहीं आती है कुछ लिखने के वक्त कि जब मैं लिख रहा हूं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में, अगर उसे ये सोच नहीं है तो वो गैर जिम्मेदार इंसान है, एक गैर जिम्मेदार लेखक है। और वो लेखक सही मायने में है ही नहीं, क्योंकि जब भी लेखक और लेखनी को जो भी चुनते हैं तो उनका एक मोटो होता है कि मैं समाज को क्या दे रहा हूं, आगे आने वाली नस्लें को मैं क्या दूंगा। मैं एक बार हरिशंकर प्रसाई की कोई कहानी पढ़ रहा था, वो बहुत सुंदर कहानी उनकी थी, मुझे अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा है कहानी का, बट उसमें उसका सारांश यही था कि हम साहित्यकार अपने आप को गलाते हैं, अपने आप को मारते हैं कि हम कुछ अगले नस्लों को कुछ दे सकें, समाज को कुछ दे सकें। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने इस पुस्तक को लिखा, समाज इसको कितना एक्सेप्ट करेगा? समाज इसको पूर्णतः एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इसका थीम ही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप एक बच्चे को या एक बूढ़े को, ये हमारा कैरेक्टर ऑफ आवर सोल है कि जब हम जन्म लेते हैं किसी देश में तो हमें अपने देश से प्यार होता है, ये ऑब्वियस है। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीयता को भी प्रदर्शित करता है इस पुस्तक के माध्यम से। अच्छा, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो राइटर हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, प्रारंभ में वो छोटी छोटी कहानियां, कविताएं लिखा करते हैं, लेकिन आपकी सोच जो थी वो इन सब से बिल्कुल अलग थी। आपने एक साहित्य की तरफ मूव किया और आपने उपन्यास, नोवेल लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये बहुत कुछ आपके लिए काफी ज्यादा फाइटिंग रहा होगा। जी, काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग था मेरे लिए, इसमें नो डाउट है। बट आपको जैसे मैं बताया कि ये लॉन्ग प्रोसेस है। मैं भी लिखा करता था एक ज़माने में, आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले मैं भी छोटी कहानियाँ लिखा करता था, कविताएं लिखता था। मैं भी लिखता था मान गए मेरे भगवान कितने हैं हम भाग्यमान, मतलब एक कि हमने जन्म लिया है इस धरती पर जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो हमने भी लिखा है ये सब चीज़। तो उसके साथ ही ये प्रोसेस शुरू हुआ था। हाँ, अभी एक टाइम लगा कि नहीं, आई हैव रेड एनफ, मैं कुछ पढ़ लिया हूं जो मैं कुछ समाज को देने के लिए आपने समाज में इस चीज को तैयार कर पढ़ना जो है सो भरना है और लिखना छलकना है। आने वाले समय में क्या आपकी सोच छोटी कहानियां, हिंदी फीचर फिल्म्स के लिए कहानियां लिखना, या फिर जो है सो कई सारे वैल्यू में पुस्तकों को प्रकाशित करना, कुछ ऐसी विचारधारा अभी आपने जो है सो रणनीति तय की है? जी, मैंने की है। अभी कहूँगा तो लोग समझेंगे कि इसे हिंदी फिल्म में लिखेगा ये लड़का, बट आई हैव दैट ड्रीम। मेरा एक सपना है कि मैं कभी एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखूं जिसपे राजकुमार हिरानी फिल्म बनाए, मेरे कुछ विशाल भारद्वाज जैसे कुछ महान डायरेक्टर जो है सो फिल्म बनाए। मेरी भी ये चाह है, और मैं जो भी लेखन के फील्ड में आता है, मैं एक बात बता दूं आपको, और सही मायने से आता है, तो उससे बस यही रहता है, ही वांट टू टेल समथिंग टू द सोसाइटी। वो कुछ अब सोसाइटी को बोलना चाहता है, और किसी चीज को बोलने के लिए एक बड़ा पर्दा चाहिए, और हमारे देश में सबसे बड़ा पर्दा है हिंदी सिनेमा। तो वो हिंदी सिनेमा में जब तक हम नहीं बोलेंगे पर्दा पे जाकर, तब तक मास को नहीं जाएगा, कुछ लोगों में सीमित रह जाएगा। तो मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं हिंदी फिल्मों के लिए लिखूं। एक चीज, अभी समाज और जो साहित्य की बात अगर हम करते हैं तो वर्तमान दौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आईटी सेक्टर जो डेवलप हो रही है,
तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जुड़ाव है, जो नए युवा वर्ग है, उनका ये देखा जाता है कि साहित्य में उनकी रुचि कमती जा रही है। लोग पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहते हैं, सारी की सारी चीजें अब वो जो है सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से देखना चाहते हैं। तो कितना ज्यादा ये फाइटिंग होगा आपके लिए आने वाले फ्यूचर में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी काम है तो वो टफ ही है। हाँ, मैं मानता हूं कि साहित्य के प्रति लोगों का झुकाव कमा है। इसका भी कारण है, जहां पर इकोनॉमिक, जहां पर पैसा नहीं होगा, लोग वहां जाना छोड़। तो यहाँ क्या है कि टीवी सीरियल जहां पर ज्यादा लेखनी का काम होता है वहां पैसा रहता है, फिल्मों में पैसा रहता है, कुछ अच्छा प्रकाशन हम किताब लेते हैं तो पैसा है। जो स्ट्रगल करते हैं वो स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, अपनी अगली किताब में वही सोच रखा हूं कि जो छोटे तबके से आते हैं, जो एक 10वें के बाद 12वें के बाद कुछ लिखना चाह रहा है, उनके लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे हमारी सरकार। मेरी ये भी गुजारिश रहेगी सरकार से। आपकी ये पुस्तक कब तक जो है सो बाजार में आ रही है, हमारे जो पाठकगण हैं उनके लिए और हमारे दर्शकों को जो इस चीज को पढ़ना पसंद करेंगे उनके लिए कब तक आ रही है बाजार में? ये बाजार में 2nd वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाएगी। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी अभी, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, शॉपक्लू हुआ। जब ये कोरोना का ये माहौल थोड़ा खत्म होता है, इंजेक्शन वगैरह आ जाता है, वैक्सीन, उसके बाद हम लोग इसे देखेंगे कि ये सारे स्टोर्स पे हमारे देश में उपलब्ध कराया जाए। प्रत्युष जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ दर्शकों को और आपने अपने पुस्तकों के बारे में बताया। तो हम आशा करते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वह आपके लिए सुनहरा हो और निश्चित ही हमारे बिहार से एक और साहित्यकार आए और समाज में कुछ अपना योगदान दे। धन्यवाद।